आइए बच्चों, एमसीक्यू फटाफट के इस पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम चैप्टर 4 के लिए कुछ एमसीक्यू फटाफट जल्दी से देखने वाले हैं। इसमें वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स, वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स, वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के न्यूमेरिकल्स और वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, इन सभी के बारे में एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए जल्दी से इसे शुरू करते हैं। देखिए, यह है पहला क्वेश्चन। द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स a इक्वल टू 2 कैरेट i प्लस 3 कैरेट j along द वेक्टर कैरेट i प्लस कैरेट j इज व्हाट। यानी कि आपको यह फाइंड करना है कि इस वेक्टर का इस वेक्टर के ऊपर कंपोनेंट कितना है। चलिए समझते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ। ये मेरा बोर्ड है। मैं हमेशा यहाँ पे स्पेस बना के इसमें जल्दी से इसको सॉल्व करूँगा और आपको इसे नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि उसके बाद मैं इसको इरेज कर दूंगा। चलिए सबसे पहले तो एक बात डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे कि ये है एक्स एक्सिस और ये है कोई वेक्टर ए, ठीक है, और ये बना रहा है यहाँ पे एंगल थीटा। अब मैं कहूँ कि मुझे वेक्टर ए का एक्स डायरेक्शन पे कंपोनेंट चाहिए, तो आप ये फाइंड करोगे। ये है वेक्टर ए का एक्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट, और आपको पता है ये कितना हो जाता है। ये हो जाता है हमेशा ए कॉस थीटा, ठीक है। अब ऐसा ही कुछ यहाँ पे है। हमारा ये पहला क्वेश्चन है, जरा देखिए। इसमें आपको वेक्टर ए दे दिया है, वेक्टर ए इक्वल टू 2 कैरेट i प्लस 3 कैरेट j ऐसे कह दिया है। इसका कंपोनेंट लेना है हमें एक दूसरे वेक्टर पे, जो कि है कैरेट i प्लस कैरेट j। इसका कोई नाम नहीं दिया है, तो हम इसको नाम दे देते हैं वेक्टर बी। यानी कि मुझे वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी पे चाहिए। अब मैं ऐसे ही रैंडमली वेक्टर बी ये ड्रॉ कर रहा हूं। ये है वेक्टर बी, ठीक है, और ये है सपोज कि वेक्टर ए। मुझे नहीं पता वेक्टर ए बी किस डायरेक्शन में, मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूं। ऑलराइट, अब इस वेक्टर ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में अगर लोगे तो ये बन जाएगा उसका कंपोनेंट, और ऑब्वियस है कि ये कितना हो जाएगा, ये ए कॉस थीटा ही होगा, है ना। अब मुझे ये ए कॉस थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो ये कैसे लूंगा मैं, देखिए। इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। आप जानते हो कि ए डॉट बी यानी क्या हो जाता है, ये हो जाता है ए बी कॉस थीटा। अब इसमें से मैं ए कॉस थीटा को अलग कर लेता हूं, तो ये मिलेगा मुझे ए डॉट बी अपॉन बी। आ रही बात समझ में। हमें ए कॉस थीटा चाहिए तो मिल गया। अब देखिए, ए डॉट बी को आपको पता है कि ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई अपॉन ये जो बी है, ये बी का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो कैसे लिखोगे आप, ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर का रूट, राइट। अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। देखिए, इक्वेशन में से ए एक्स बी एक्स हो जाएगा 2 और ए वाई बी वाई हो जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ऐसे ही आएगा, राइट। तो ये हो जाता है 5 बाई रूट 2। तो ये क्या है, ये है आपका आंसर ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा यानी कि वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर कंपोनेंट, जो कि मिल रहा है आपको 5 बाई रूट 2। तो 5 बाई रूट 2 ये हमारा पहला ही ऑप्शन है। 5 बाई रूट 2 इज द आंसर। चलिए अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, देन द एंगल बिटवीन these vectors is what। देखिए, अगर दो वेक्टर का सम और दो वेक्टर का डिफरेंस ये दोनों इक्वल है, आपको कहा है कि ये दोनों इक्वल है, तो ऐसे में इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले मैं अपना बोर्ड यहां पे क्लियर कर लेता हूं। हाँ, अब ठीक है। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। मैं हर बार यहाँ पे ये बोर्ड क्लियर कर लूंगा, इसलिए आप वीडियो पॉज करके पहले उसको लिख लेना। चलिए पॉइंट पे आते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे कहा है कि वेक्टर ए और बी का सम
इसका मैग्नीट्यूड यानी कि मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए और बी के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड यानी कि मोड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी, ये दोनों सेम है। अच्छा, तो सेम है तो दोनों के बीच का एंगल क्या है फाइंड करना है। चलिए पहले तो इसका इक्वेशन लिखते हैं। देखिए दो वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड आप ऐसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। और अगर ये डिफरेंस है a माइनस बी है तो इसका मैग्नीट्यूड आप ऐसे लिख सकते हो, ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। सिर्फ इसमें माइनस का एक फर्क पड़ता है, बाकी सब कुछ सेम है। अब देखिए यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म तो सेम है, ठीक है, ये तो है ही, लेकिन ये जो दो टर्म है ये दोनों सेम नहीं है, दिखने में सेम नहीं है, ठीक है। तो फिर ये बीच में सेम है ऐसे कहा है, आपको कहा है कि ये दोनों टर्म सेम है, बीच में इक्वल टू लिखा है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है। देखिए कॉमन सेंस यूज कीजिए इसमें कि अगर ये टर्म जीरो हो और ये भी टर्म जीरो हो तो ही ऐसा पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ पे इस टर्म में ये a और b है, ये तो जीरो होने से रहा, ये तो नहीं होगा, तो ऑब्वियसली cos थीटा जीरो होना चाहिए। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई दोनों में जो cos थीटा है ना वो जीरो है। अगर cos थीटा जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये cos 90 होना चाहिए, क्योंकि cos 90 यानी कि जीरो। तो आपने थीटा क्या लिया, थीटा लिया आपने 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका आंसर कि भाई थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखते हैं कि हमारे ऑप्शंस में है कि नहीं। अरे है भाई, बिल्कुल है, ये रहा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, पहला ही ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं ये तीसरा क्वेश्चन। देयर आर टू फोर्स वेक्टर्स, वन ऑफ 5 न्यूटन अनदर ऑफ 12 न्यूटन। एट व्हाट एंगल दिस टू वेक्टर्स बी एडेड टू गेट अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 17 न्यूटन, 7 न्यूटन एंड 13 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। अरे भाई बहुत टेढ़ा सवाल पूछ ले। आपको ऐसा क्या है कि आपके पास दो वेक्टर है, फोर्स के वेक्टर हैं, इन दोनों की वैल्यू है अभी 5 न्यूटन और 12 न्यूटन। अब आप इन दोनों वेक्टर्स को कितने कितने एंगल्स पे अरेंज करोगे कि जिससे आपको रिजल्टेंट वेक्टर 17 न्यूटन मिल जाए, 7 न्यूटन मिल जाए और 13 न्यूटन मिल जाए, ठीक है। देखते हैं, चलिए इसको पहले मैं अरेंज कर लेता हूं। याद रखना कि ये 5 न्यूटन और 12 न्यूटन की बात है, ठीक है, 5 न्यूटन और 12 न्यूटन की बात है। मैं अपना बोर्ड पहले साफ कर लेता हूं, ये गया। अब सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमें यहाँ पे F1 इजकल टू 5 न्यूटन दिया है और दूसरा फोर्स F2 इजकल टू 12 न्यूटन दिया है। और आपको ये फाइंड करना है कि इन दोनों वेक्टर्स का यानी कि इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स 17 न्यूटन किस एंगल पे होता है, 7 न्यूटन किस एंगल पे होता है और 13 न्यूटन किस एंगल पे होता है। इन तीनों रिजल्टेंट फोर्स के लिए आपको एंगल थीटा फाइंड करना है, ठीक है। मैं इसको θ1, θ2, θ3 ऐसे नाम दे देता हूं। अब देखिए दो रिजल्टेंट वेक्टर तो कॉमन सेंस से मिलते हैं। अगर मैं F1 प्लस F2 ले लूं तो ये 5 प्लस 12 यानी कि 17 न्यूटन आ जाता है, राइट। और रिजल्टेंट में 17 न्यूटन हमें फाइंड करना ही, मीन्स कि उसके लिए एंगल हमें फाइंड करना ही है। तो ये किस एंगल पे होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप दोनों को सीधा ही ऐड कर पा रहे हो तो इसका मतलब कि दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, है कि नहीं। तो इसका मतलब थीटा इजकल टू 0 डिग्री होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो जरा ये फिगर देख लो। देखो सपोज कि ये है फोर्स F1 और इसी डायरेक्शन में ये है फोर्स F2, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा तो सीधा ही आप दोनों का एडिशन कर दोगे, 5 प्लस 12 यानी कि 17, तो वही तो है 17 यहाँ पे। तो इसमें इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 0, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे 0। अब देखिए दूसरा केस, अगर मैं F2 माइनस F1 ले लूं, ठीक है, तो ये 12 माइनस 5 यानी कि 7 न्यूटन हो जाएगा और 7 न्यूटन के लिए एंगल भी हमें फाइंड करना है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री,
सीधी सी बात है भाई। दोनों का सब्ट्रैक्शन आप कब करोगे? जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तभी। देखिए, अगर ये है फोर्स F1 और इस डायरेक्शन में ये है फोर्स F2 सपोज की, तो ऐसे में मैं पूछूं कि रिजल्टेंट क्या होगा इसका, तो आप कहोगे रिजल्टेंट फोर्स होगा ये 12 - 5 यानी कि 7 न्यूटन। ठीक है ना? तो इसमें एंगल कितना हो गया दोनों के बीच का? दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। तो यानी कि 7 न्यूटन के लिए थीटा चाहिए आपको 180 डिग्री। अब है 13 न्यूटन। अब ये 13 न्यूटन जो है ना वो इक्वेशन से फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करना है देखिए, मैं 13 न्यूटन के लिए अब कर रहा हूं कैलकुलेशन। देखिए, आप जानते हो कि रिजल्टेंट वेक्टर या फिर यहां पे रिजल्टेंट फोर्स के लिए आप इक्वेशन लिख सकते हो F इजकल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। ये इक्वेशन रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे आप लगा सकते हो। अब इसमें ये जो F है वो रिजल्टेंट फोर्स है और रिजल्टेंट फोर्स हमें कितना चाहिए? 13 न्यूटन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये 13 न्यूटन इजकल टू अंडर रूट ऑफ यहाँ पे F1 स्क्वायर यानी कि ले लीजिए आप 5 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2। सोचिए 2 इंटू 5 इंटू 12 यानी कि 120 कॉस थीटा। ये थीटा ही है जो कि हमें फाइंड करना बाकी है। चलिए करते हैं। अब इसमें दोनों साइड स्क्वायर ले लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 169, यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस आ जाएगा 144 प्लस 120 कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियरली दिख रही है कि 169 इजकल टू 25 प्लस 144, तो ये तो कैंसिल हो गया भाई। अगर ये कैंसिल हो गया है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 120 कॉस थीटा इजकल टू 0 आ रहा है, बट 120 तो 0 नहीं है, तो सीधी सी बात है कि कॉस थीटा ही 0 होना चाहिए। सही है? अगर कॉस थीटा 0 है तो सीधी सी बात है कि ये थीटा 90 होना चाहिए, क्योंकि कॉस 90 का ही आंसर 0 होता है। तो आ गया हमारा आंसर कि भाई थीटा 3 जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। अब ऐसा आंसर हमें ऑप्शन में फाइंड करना है। क्या है ये आंसर? हाँ भाई, पढ़ा है ये आंसर। ये तो ए आंसर ही 0, 180, 90 है, तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ में आपको ऐसे दिया है टू फोर्सेस F1 इजकल टू 5 कैरेट I प्लस 10 कैरेट J माइनस 20 कैरेट K एंड F2 इजकल टू 10 कैरेट I माइनस 5 कैरेट J माइनस 15 कैरेट K एक्ट ऑन ए सिंगल पॉइंट। एक ही पॉइंट पे ये दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, चलिए। द एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज नियरली व्हाट? आपको फाइंड करना है कि एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज व्हाट। चलिए फाइंड करते हैं। देखिए बड़ा आसान है वैसे, एक इक्वेशन को ही आपको यूज करना पड़ेगा इसमें। पहले मैं यहाँ पे बोर्ड क्लीन कर लेता हूँ। चलिए देखिए, ऐसी सिचुएशन कि जब आपको दो वेक्टर्स दिए गए हैं और वो भी उसके कंपोनेंट के फॉर्म में दिए गए हैं, तब आपके पास एंगल फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा इक्वेशन है, cos थीटा इजकल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। ठीक है, इसको ही हमें यहाँ पे यूज करना है। और आप जानते हो कि ए डॉट बी को आप लिख सकते हो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन इन दोनों का मैग्नीट्यूड। अब ए का मैग्नीट्यूड ऐसे आ जाएगा, आपको पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और बी का मैग्नीट्यूड इस तरह से आप लिख सकते हो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन ऑलरेडी हमने डॉट प्रोडक्ट के वक्त समझा हुआ है। अब हमें यहाँ पे
जो दो फोर्स दे दिए हैं वो है फोर्स F1 इजकल टू 5 कैरेट I प्लस 10 कैरेट J एंड माइनस 20 कैरेट K, ठीक है। और दूसरा फोर्स है F2 कितना दिया है आपको, ये दिया है 10 कैरेट I माइनस 5 कैरेट J एंड माइनस 15 कैरेट K, ऑलराइट। तो इसमें से आपको cos थीटा फाइंड करना है। तो cos थीटा इजकल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं F1 डॉट F2 अपॉन F1 एंड F2, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, F1x इंटू F2x, फिर F1y इंटू F2y, F1z इंटू F2z। तो पहले देखिए दोनों के x कंपोनेंट क्या है 5 और 10, यानी कि ये हो जाएगा 50। फिर दोनों का y कंपोनेंट क्या है 10 और माइनस 5, तो ये हो जाएगा ऑब्वियसली माइनस 50, ठीक है। और फिर z कंपोनेंट देखिए माइनस 20 और माइनस 15, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 300, तो ये आ जाता है प्लस 300, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में मैं F1 का मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, तो F1 का मैग्नीट्यूड ऐसा आएगा 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस माइनस 20 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर बट माइनस 20 का स्क्वायर। और यहाँ पे F2 का मैग्नीट्यूड ले लो, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 15 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये मिल जाता है आपको न्यूमरेटर में 300 और डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा 25 प्लस 100 प्लस 400, यानी कि 525। और दूसरे रूट में ये आ जाएगा 10, 25 एंड 2 to 5, यानी कि 350, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 1/√2 करके। तो cos थीटा इजकल टू 1/√2 है, तो ऑब्वियसली थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि cos 45 इज 1/√2। तो ये मिल रहा है आपको आंसर कि थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि 45 डिग्री है कि नहीं। 45 डिग्री ये रहा, सेकंड ऑप्शन जो है वो 45 डिग्री है। मैं सभी सही आंसर्स को टिक भी कर देता हूं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे क्या है देखिए, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड b मेक्स एन एंगल अल्फा विथ a एंड बीटा विथ b। ओके, तो इसमें आपको ऑप्शंस मांगे कि अल्फा और बीटा में से कौन और कब बड़ा और कौन और कब छोटा होगा। देखिए बहुत आसान है, मैं इसको आपको ड्रॉ करके ही दिखा देता हूँ। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, हमारे पास ऐसे दो वेक्टर्स है, सपोज ये A और ये है दूसरा B, ठीक है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। पैरेललोग्राम से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो और वो ऐसे मिलेगा, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर R। अब आपको कहा है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना वो एंगल बना रहा है अल्फा किसके साथ, A के साथ, और वो एंगल बना रहा है बीटा किसके साथ, ये B के साथ। समझ रहे हो आप, R A के साथ अल्फा और R जो है B के साथ बीटा बना रहा है। तो इसमें से आपको इसका रिलेशन फाइंड करना है। अब आपको रिलेशन दिख ही रहा है सामने, देखिए यहाँ पे A का मैग्नीट्यूड बड़ा है B से, ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा है, अल्फा छोटा मिल रहा है बीटा से। अगर A बड़ा है B से तो अल्फा छोटा है बीटा से। अच्छा, इसका अपोजिट भी जरा चेक कर लेते हैं। चलिए मैं ये A छोटा ले लेता हूं और जो B है उसको बड़ा ले लेता हूं, ऐसे ये A और B, ठीक है। अब इसका भी पैरेललोग्राम जरा ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे आ जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो गया। और
ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर, ठीक है। और इसमें ये है एंगल अल्फा और ये है एंगल बीटा। अब देख रहे हो कि यहाँ पे अल्फा बड़ा है और बीटा छोटा है, तो ये कंडीशन क्या है दरअसल, A इज लेस देन B देन अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ठीक है। तो अब ऐसा ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर है। तो देखते हैं कि ऐसा ऑप्शन कौन सा है। देखिए ये सी ऑप्शन, देखिए अल्फा इज लेस देन बीटा इफ A इज ग्रेटर देन B, तो ये है हमारा सही आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 6। इफ वेक्टर A इज 4 कैरेट I माइनस 3 कैरेट J, B इज 6 कैरेट I प्लस 8 कैरेट J, देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ A प्लस B विल बी व्हाट। यानी कि आपको ये दो वेक्टर्स दिए गए हैं अभी, ये दो वेक्टर्स, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, यानी कि A प्लस B का जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको फाइंड करना है। ये वेक्टर याद रखना, 4 कैरेट I माइनस 3 कैरेट J, 6 कैरेट I प्लस 8 कैरेट J। चलिए ये लेते हैं यहां पे। अब मैं पहले लिख लेता हूं कि यहां पे वेक्टर A इजकल टू 4 कैरेट I माइनस 3 कैरेट J एंड वेक्टर B आपको दिया है 6 कैरेट I प्लस 8 कैरेट J। इस तरह से आपको दो वेक्टर्स दिए हैं, ठीक है। अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, यानी कि हमें R इजकल टू A प्लस B फाइंड करना है। यहाँ पे सिर्फ A प्लस B दिया है, मैं R खुद ही लिख रहा हूँ। अब देखिए इन दोनों का एडिशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 6 यानी कि 10 कैरेट I एंड 8 माइनस 3 यानी कि 5 कैरेट J, ठीक है। ये हो गया वेक्टर R। अब सीधी सी बात है, वेक्टर R का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा आपको, वही इक्वेशन हमारा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर और होल रूट। अब आर एक्स स्क्वायर यानी क्या लेंगे हम, यहाँ पे लेंगे 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 100 प्लस 25 यानी कि 125। तो R का मैग्नीट्यूड आ रहा है 125। और अब इसकी डायरेक्शन के लिए आपको पता है कि थीटा इजकल टू टेन इनवर्स y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, यानी कि मैं लिखूंगा ry अपॉन rx, ऐसे ले सकते हो। तो ये हो जाता है टेन इनवर्स। अब देखिए r के इक्वेशन में rx और ry लिखा है, ry कितना है 5 अपॉन rx कितना है 10, तो ये थीटा इजकल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 1/2। अब देखते हैं कि हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस हैं कि नहीं। देखिए अंडर रूट ऑफ 125 और टेन इनवर्स 1/2, ये आंसर मिल रहा है हमें। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में ये रहा, देखिए बी ऑप्शन, देखिए यहाँ पे ये 5 अंडर रूट 5 लिखा है, तो वही हो जाता है नहीं, अंडर रूट 125 और टेन इनवर्स 1/2, तो ये है बी हमारा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7th देखिए। टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड F हैव रिजल्टेंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड F, द एंगल बिटवीन देम विल बी व्हाट। अच्छा देखिए आपको दो फोर्स दिए हैं और दोनों फोर्स F है और दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो भी F ही आ रहा है, तो इसका मतलब कि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा ये फाइंड कीजिए। चलिए करते हैं, बहुत आसान है ये। पहले मैं जरा बोर्ड को क्लीन कर लूं। चलिए अब देखिए आपको यहाँ पे कहा है कि रिजल्टेंट फोर्स भी F है और अंदर जो यूज हो रहा है वो फोर्स भी F है, तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। आप जानते हो कि रिजल्टेंट वेक्टर R इजकल टू, इक्वेशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। यही इक्वेशन हम हमारे फोर्स के लिए यूज करेंगे। देखिए रिजल्टेंट फोर्स कितना है F है, फिर एक ही जगह पे फोर्स कितना है वो भी F है,
बी की जगह पे फोर्स कितना है, वो भी एफ है, प्लस 2ab की जगह पे आ जाएगा एफ एफ यानी कि एफ स्क्वायर, और ये कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर एंड कॉस थीटा। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हो कि माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर एंड कॉस थीटा। ठीक है, एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो कि कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, यानी कि आप कह सकते हो माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब कॉस माइनस कब होगा, अगर कॉस 180 माइनस थीटा आपने लिया है तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये समझ रहे हो, कॉस 180 माइनस थीटा यानी कि माइनस कॉस थीटा। सही है, तो मैंने माइनस कॉस थीटा को कॉस 180 माइनस थीटा लिखा है, और यहाँ पे ये 1/2 का 1/2। आगे बढ़ते हैं, आप लिख सकते हो कि कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/2 है ना, इसको मैं लिख देता हूँ कॉस 60, क्योंकि कॉस 60 यानी कि 1/2 होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 60। आ रहा है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि थीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 120 डिग्री। तो आपको थीटा मिल रहा है 120 डिग्री। इसको ज़रा एक फिगर से चेक भी कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे ये दो एकदम सेम फोर्स ड्रॉ कर रहा हूँ और अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्री के एंगल पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे। अब इसका जो रिजल्टेंट लेना है मुझे, उसके लिए मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से पैरेललोग्राम आ गया, और अब मिल जाता है मुझे रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह से। ये हो गया है रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखिए, ये पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड f है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड f है, और रिजल्टेंट है उसका भी मैग्नीट्यूड f है। तब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 120 डिग्री। तो यानी कि दो वेक्टर्स अगर सेम मैग्नीट्यूड वाले हो और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी उन सेम वेक्टर के मैग्नीट्यूड जितना ही होगा। चलिए बातें तो हो गई, लेकिन अब ये आंसर भी है कि नहीं ये भी देख लेते हैं। हमारे पास इसका आंसर बी दिख रहा है, ये रहा 120 डिग्री। तो ये आंसर आ गया 120 डिग्री। और अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 8th क्वेश्चन। इफ वेक्टर्स p that is a caret I plus a caret j plus 3 caret k and vector q that is a caret I minus 2 caret j minus caret k are perpendicular to each other, then the positive value of a is what? क्वेश्चन समझ में आया? आपको यहाँ पे एक p वेक्टर दे दिया है इस तरह से, और एक q वेक्टर दे दिया है, और कह दिया है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है ही। तो ऐसे में ये जो a है ना, इसकी पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी, मीन्स यहाँ पे जो a लिया हुआ है सभी जगह पे, उसकी वैल्यू क्या आएगी। चलिए फाइंड करते हैं, बड़ा आसान सा काम है वैसे। यहाँ पे पहले मैं मेरा बोर्ड क्लियर कर लेता हूँ, ये हो गया। अब सबसे पहले तो मैं ये वेक्टर्स जो दो दिए हैं ना वो लिख लेता हूँ ताकि गलती ना हो जाए। देखिए वेक्टर p जो है वो आपको ऐसे दिया है, a कैरेट I प्लस a कैरेट j एंड प्लस 3 कैरेट k, ऐसे। और जो दूसरा वेक्टर है q वेक्टर, वो है a कैरेट I माइनस 2 कैरेट j एंड माइनस कैरेट k। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। और यहाँ पे कह दिया है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मीन्स दोनों परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब सुनिए, अगर एंगल 90 डिग्री है तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा। समझिए आप, p डॉट q विल बी
0 because only one thing that P is perpendicular to Q. ये बात हमने डॉट प्रोडक्ट में समझी कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो P डॉट Q लिखा है वो क्या हो जाएगा समझिए, ये हो जाएगा PX QX प्लस PY QY प्लस PZ एंड QZ। सही है, इजकल टू 0 लिखना है। अब देखिए इस इक्वेशन में से PX और QX कितना मिल जाएगा, a स्क्वायर मिल जाएगा। PY QY कितना मिल जाएगा, -2a मिल जाएगा। PZ QZ -3 मिल जाएगा, इजकल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे मिल जाएगा, ये a स्क्वायर -3a प्लस a-3 इजकल टू 0, यानी कि ये मिल जाता है आपको a-3 और दूसरा मिल जाता है a+1 इजकल टू 0। तो इसमें से a की एक वैल्यू मिलेगी 3 जो कि ग्रेटर देन 0 है, और एक वैल्यू मिलेगी आपको a दैट इज इक्वल टू -1 विच इज लेस देन 0। लेकिन आपको यहाँ पे ग्रेटर देन 0 वाला ही ऑप्शन लेना है, ऐसा कहा है। तो ये हो गया हमारा आंसर, a इजकल टू 3। चलिए देखते हैं कि आंसर में a इजकल टू 3 है भी कि नहीं है। तो ये रहा a इजकल टू 3, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, अ पॉइंट मूव्स इन xy प्लेन अकॉर्डिंग टू द लॉ x इजकल टू 3 cos 4t and y इजकल टू 3 into bracket 1 minus sin 4t. The distance traveled by the particle in 2 seconds is how much? यानी कि आपको xy प्लेन में कोई एक पार्टिकल मूव कर रहा है और उसके लिए ये इक्वेशन दिया है। x जो है उसका वो x इजकल टू 3 cos 4t और y है जो वो 3 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस साइन 4t है। तो इस पार्टिकल ने 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा ये फाइंड कीजिए। चलिए करते हैं। पहले तो मैं बोर्ड को क्लीन कर लेता हूं और ये जो इक्वेशन दिया है ना वो इक्वेशन मैं लिख लेता हूं ताकि इसमें कोई गलती ना रह जाए। देखिए, आपको x के तौर पे क्या दिया है, x इजकल टू 3 cos 4t दिया है, और y इजकल टू क्या दिया है आपको, y इजकल टू ऐसे दिया है 3 माइनस 3 साइन 4t। आप समझ रहे हो, मैंने 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसमें से हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है कितने टाइम में, t इजकल टू 2 सेकंड में। t इजकल टू 2 सेकंड में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए ये करते हैं। ये आसान नहीं रहने वाला, क्यों मैं बताता हूं। देखिए, आप जानते हो कि वेक्टर r इजकल टू x कैरेट i प्लस y कैरेट j, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमें जो x की वैल्यू दी है वो मैं डाल देता हूं। यह है 3 cos 4t कैरेट i, और y की जो वैल्यू दी है वो भी लिख लेता हूं मैं, 3 माइनस 3 साइन 4t कैरेट j। ठीक है, ये r का इक्वेशन हो गया। अब देखिए, इस r के इक्वेशन का अगर मैं डिफरेंशिएशन ले लूं तो मुझे वेलोसिटी का इक्वेशन मिल जाएगा। आप जानते हो कि v इजकल टू डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन ले रहा हूं। 3 cos 4t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 4t, और फिर 4t का वापस डिफरेंशिएशन लेना पड़ता है तो वो हो जाएगा सिर्फ 4 कैरेट i। ठीक है, और अब 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस 3, और साइन 4t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 4t, और आपको 4t का डिफरेंशिएशन वापस लेना है तो वो सिर्फ 4 और कैरेट j। इसको ठीक से लिख देते हैं तो ये हो जाता है 12 माइनस 12 साइन 4t कैरेट i
और यहाँ पे ये आएगा -12 cos 4t कैरेट जे। ये आ जाता है वेलोसिटी वेक्टर v का इक्वेशन। अब देखिए, इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं ले लूं तो वो मुझे मिल जाएगी स्पीड। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर यानी कि -12 sin 4t स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर यानी कि -12 cos 4t स्क्वायर। सही है? तो ये हो जाता है, देखिए 12 का स्क्वायर 144 कॉमन निकल जाएगा और फिर वो बाहर रूट होके 12 बन जाएगा और इनटू ब्रैकेट क्या बचेगा? अरे हाँ, अंदर बचेगा ये साइन स्क्वायर 4t प्लस कॉस स्क्वायर 4t। तो ये तो 1 हो जाएगा यानी कि बचेगा सिर्फ 12। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड जिसको कहते हैं हम, ये स्पीड कितनी होगी? 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसमें से आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, बड़ा आसान है। अब आप डिस्टेंस इन 2 सेकंड फाइंड कर सकते हो और वो d इजकल टू स्पीड यानी कि मोड v इंटू टाइम t, इससे मिल जाएगा। अब स्पीड कितनी है? 12 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना है? 2 सेकंड, यानी कि ये आ जाता है 24 मीटर। d इजकल टू आपको मिल रहा है 24 मीटर। हमें चेक करना पड़ेगा कि ये आंसर है भी कि नहीं। देखते हैं, ये 9th और इसमें 24 मीटर, ये रहा आंसर आपका बी ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 10th। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए इजकल टू 3 कैरेट आई 4 कैरेट जे 5 कैरेट के एंड बी इजकल टू 3 कैरेट आई प्लस 4 कैरेट जे माइनस 5 कैरेट के विल बी व्हाट? इन दोनों के बीच का आपको एंगल फाइंड करना है। ये बिल्कुल आसान काम है। आप जानते हो कि ऐसे सिचुएशन में आपको cos थीटा का इक्वेशन यूज करना है और उसमें से इसका एंगल फाइंड कर सकते हो। पहले मैं बोर्ड को इरेज कर रहा हूँ और अब मैं ये इक्वेशन जो दिए हैं वो लिख लेता हूँ। देखिए वेक्टर ए क्या दिया है आपको? वेक्टर ए दिया है आपको 3 कैरेट आई प्लस 4 कैरेट जे प्लस 5 कैरेट के, और वेक्टर बी दिया है आपको बी इजकल टू 3 कैरेट आई प्लस 4 कैरेट जे और माइनस 5 कैरेट के। चलिए ये दोनों वेक्टर मिल गया आपको। अब इसमें से आपको दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है, तो इसके लिए रेडी इक्वेशन है कि cos थीटा इजकल टू वेक्टर ए डॉट बी अपॉन ए बी, और साथ ही इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये हो जाता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि अंडर रूट ऑफ यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और दूसरा अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। अब और कुछ नहीं, हमें सिर्फ इसमें वैल्यूज पुटअप करनी है। देखिए ए एक्स बी एक्स क्या हो जाएगा? 9, फिर ए वाई बी वाई 16, फिर ए जेड बी जेड ये -25 आएगा, -25 अपॉन ये रूट और ये रूट। मैं कुछ लिख नहीं रहा क्योंकि ये न्यूमरेटर ही 0 हो जा रहा है, तो आंसर आएगा 0, है कि नहीं? 9 प्लस 16 इज 25, -25 तो 0 ही होगा ना ये। तो ये cos थीटा इजकल टू 0 है, तो ऑब्वियसली थीटा कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो हमें आंसर मिल रहा है कि थीटा इजकल टू 90 डिग्री।
अब जरा देखते हैं कि थीटा इजकल टू 90 डिग्री हमारे पास ऑप्शन में है भी कि नहीं। ये रहा पहला ही ऑप्शन ए, थीटा इजकल टू 90 डिग्री। तो यानी कि इस सिचुएशन में दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। अब हम दूसरे लेक्चर में इसके आगे के एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे।